जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और प्यारे साथियों, आज मैं 6 फरवरी 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। आप जो क्लास नंबर देख रहे हैं 1160 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार 1160 दिनों से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। और स्टैटिक जीके के साथ सब कुछ आपको यहां पे सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहां पे आपके लिए मोटिवेशन थॉट है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हैं, जरूरी यह है कि आप रुके नहीं। दोस्तों, आपको डेली कुछ ना कुछ स्टेप लेना है, कुछ ना कुछ कदम लेना है। बदलेंगी चीजें, थोड़ा समय लगता है, पर आपको कंसिस्टेंट मेहनत करनी है। जैसे आप मुझे देखो, मैं 1160 दिनों से लगातार करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं और जीवन पर्यंत पढ़ाता रहूंगा। ये मेरा काम है। जैसे सूरज को रोज निकलना है, चांद जो है शाम को आएगा, और उसी प्रकार से आपको भी लगातार एज अ स्टूडेंट जो आपका कर्तव्य, जो आपका धर्म है, उसे निभाना पड़ेगा। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पे नाक में दम करके रखी हुई है। अभी एक और इंपॉर्टेंट फैसला यहां पे ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि उसके देश का पैसा किसी और के पास जाए या फालतू खर्च हो, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप यहां पर देख रहे हैं। तो कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार यानी यूएनएचआरसी से अलग हो गया है? कौन सा कंट्री है जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से अलग हो गया है? तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा। तो प्यारे दोस्तों, अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, रशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल दिया है। आपको बता दूं कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, भारत और रशिया ने मिलकर के बनाया है। इसके अलावा आप रशिया में अभी हाल ही फिलहाल में दोस्तों, यहां पे अगर कोई जाता है, कोई भी टूरिस्ट, तो उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा। दोस्तों, कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो है, आपने नाम तो सुना होगा, जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है और अब वो प्राइम मिनिस्टर के पद पे नहीं है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे। इंडिया में हम बात करें तो G20 का सम्मेलन हुआ था 2023 में, 2023 में, 2024 में। अभी सम्मेलन कहां पे हुआ? ब्रिक्स में हुआ। कहां पे हुआ? ब्रिक्स में हुआ। तो इंपॉर्टेंट समिट है। एक क्वेश्चन में प्रयास करूंगा कि 3 से 4 फैक्ट मैं आपको बताऊं और रिलेट कर पाऊं और आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएं, ताकि आपका करंट अफेयर्स क्लास में याद हो जाए। तो अमेरिका, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अमेरिका ऐसा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार यूएनएचआरसी से अलग होने का फैसला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? 47 नंबर के राष्ट्रपति हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती थी कमला हैरिस। दोनों ने यहां पे चुनाव लड़ा था। एग्जाम में डेफिनेटली पूछा सकता है कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो हाल ही में फैसला किया गया कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अमेरिका अलग हो जाएगा और इस आदेश पर उन्होंने सिग्नेचर कर दिया है। दोस्तों, आदेश के अनुसार यह भी कहना है कि जो फिलिस्तीनी शरणार्थी है, उसके लिए एजेंसी के लिए भविष्य में जो सहायता राशि जारी की जानी थी, उस पर भी रोक लगा दी है। अमेरिका कहता है हम क्यों किसी की मदद करें, क्यों किसी की सहायता करें, हमें अपने लोगों की सहायता करना है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का यहां पे स्टेटमेंट भी आता है। तो ट्रंप ने अपने जितने भी प्रशासन है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको यूनेस्को में उसकी भागीदारी की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है। यूनेस्को से भी बाहर हो जाएगा अमेरिका। ट्रंप ने इसकी भी यहां पे इंडिकेशन दी है। अभी हाल ही फिलहाल में दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका जो है WHO से, पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो चुका है। पहले ही मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। अब दोस्तों, बात यहां पे आई है यूएनएचआरसी की। तो मैं आपको यूएनएचआरसी के बारे में पूरा कंप्लीट बताता हूं कि यूएनएचआरसी है क्या। यूएनएचआरसी को हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। नाम से स्पष्ट है कि जो मानव के अधिकारों के लिए काम करता है। हम विश्व मानव अधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो इसमें दुनिया भर के मानव अधिकारों के कंजर्वेशन और प्रचार के लिए काम करता है। 15 मार्च 2006 को मानवाधिकार परिषद का यहां पे गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड की जेनेवा में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन जुर्ग लाउबर हैं और टोटल इसमें 47 मेंबर्स हैं यूएनएचआरसी में। देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे प्यारे नए छात्र जुड़े हुए हैं, वो राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट PDF, क्विज, बहुत सारा नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है, तो टेलीग्राम के लिए आप राजा गुप्ता करें। बहुत सारे लोगों ने फेक चैनल जो है बनाया, तो आप केवल G9 चैनल को ही फॉलो करें। अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप हमें इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर को सेव कर लीजिए।
आप राजा गुप्ता करंट अफेयर स्टडी करके नाम से। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पे किया गया है? तो दोस्तों साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन जोहानसबर्ग में किया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोहानसबर्ग। जोहानसबर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसे बनाया किसने ये हम समझते हैं, बैप्स ने बनाया, यानी कि बोचस नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। क्या बोलते हैं हम इसको? बोचस नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। ये बैप्स का फुल फॉर्म है। अब मैं जहां जहां बैप्स बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस संस्था के बारे में बात कर रहा हूं। तो इन्होंने हाल ही फिलहाल में मेरे पीछे आप देख सकते हैं जोहानसबर्ग में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का इन्होंने इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया है। और यहां पे ये जो नया मंदिर है ये अफ्रीका में 35 बैप्स मंदिर के नेटवर्क में शामिल हो गया। दुनिया भर में आप बात करें तो 35 मंदिर हैं, उनमें से एक मंदिर जो है जोहानसबर्ग का ये शामिल हो गया है। दुनिया भर में आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका में 7 बैप्स मंदिर हैं। दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है उसे भी बैप्स के द्वारा बनाया गया। इसका उद्घाटन 2005 में हुआ था। बहुत ही सुंदर। अगर आप दिल्ली जाते हैं तो आप जरूर यहाँ पे अक्षरधाम मंदिर पे जाइएगा। वहां का जो आर्किटेक्चर है, वहां का जो वाइब है, आपको फील होगा, आपको खुद अच्छा लगेगा कि हम कहां पे आ गए। तो बैप्स संस्था ने 2024 में यूएई की कैपिटल अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर खोला था। जब नरेंद्र मोदी गए थे तो इसका इन्होंने उद्घाटन किया था। दुनिया का वैसे सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया के अंकोर में अंकोर वाट मंदिर है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के 5 मेंबर कमेटी का गठन किया है? तो कौन सा स्टेट है जिसने अभी 5 मेंबर कमेटी का गठन किया है, यूसीसी को लागू करने जा रहा है? देखिए गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों आपको मैं बता दूं पहले से ही उत्तराखंड ने उसे लागू किया है। अब गुजरात भी इसकी तैयारी कर रहा है कि हमें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना है। दोस्तों मध्य प्रदेश में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा, इसकी घोषणा हो चुकी है। कितना? 35%। और छत्तीसगढ़ में एक योजना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महतारी वंदना योजना, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और साथियों गुजरात में आपको एशियाटिक लॉयंस पाए जाते हैं, ये स्टैटिक जीके है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं गुजरात सरकार ने हाल ही फिलहाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 5 मेंबर कमेटी का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस हैं रंजना देसाई, वो यहां पे कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो कमेटी है 45 दिन में अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी, बताएगी किस आधार पर हम सरकार जो है इसका डिसीजन लेगी, वो पूरा रिपोर्ट बनाएगी कमेटी। दोस्तों हाल ही फिलहाल की 27 जनवरी को आपको डेट याद रखना है, उत्तराखंड ने यूसीसी को लागू किया है। उत्तराखंड ने रिसेंटली में लागू किया है, मैंने करंट अफेयर्स में ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। तो हमारी देश जब इंडिपेंडेंट हुआ तो यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट उत्तराखंड है। 27 जनवरी को सामान्य नागरिक संहिता दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा, ऐसा उत्तराखंड ने घोषणा करी है। और आर्टिकल नंबर 44 है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है, आप किसी धर्म जाति किसी लिंग के हो, आपके लिए सबके लिए बराबर कानून होगा, ऐसा यहां पे केंद्र सरकार पूरी तैयारी में लगा हुआ है। तो धर्म जाति लिंग के आधार पर समानता होती है, आर्टिकल नंबर 44 में यूसीसी के बारे में बताया गया है। और देखिए आजादी से पहले गोवा ऐसा स्टेट था जहां पे पुर्तगालियों ने यूसीसी को लागू किया था, गोवा पहले भी स्टेट था। दोस्तों मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। वैसे अब टोटल 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। सार्क का पूरा फुल फॉर्म क्या है? भारत आने वाले सागरी मार्ग की खोज किसने करी थी? सुएज नहर से के खुलने से किन 2 महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है? तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। फिर मैं आपको 3 क्वेश्चन और दे रहा हूं। आज टोटल 6 क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के। पहला विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो टोटल 6 क्वेश्चन के आंसर आपको आज कमेंट बॉक्स पे देने हैं, कल का भी होमवर्क और आज का भी होमवर्क। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां पे खोला जाएगा? वेयर विल बी इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर विल बी ओपन? दोस्तों जहां पे मेरा जन्म हुआ है वो जगह रीवा मध्य प्रदेश है, और जहां मेरी कर्म भूमि वो इंदौर है।
तो रीवा मध्य प्रदेश में दोस्तों सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खोले जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा व्हाइट टाइगर की संख्या बढ़ सके। अब यहाँ पे ऑप्शन से थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो महाराजगंज यूपी में है, यहां पे जो आपने नाम सुना होगा, जो बहुत सारे जो जटायु संरक्षण केंद्र, किसका? जटायु संरक्षण केंद्र यहां पे बनाया जा रहा है। जटायु तो आपने देखा होगा। तमिलनाडु में दोस्तों यहां पे डायबिटीज रिसर्च सेंटर, डायबिटीज रिसर्च सेंटर यहां पे बनाया जा रहा है, ठीक है, ओके। उज्जैन में दोस्तों वैदिक क्लॉक, उज्जैन में क्या हो रहा है? वैदिक क्लॉक, वैदिक घड़ी जो है उज्जैन में स्थापित की गई है, आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे आपने इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप यहां पे सफेद बाघ देख सकते हैं। ये आपको मुकुंदपुर, अगर आप रीवा जाते हैं कभी, तो वहां पे आपको व्हाइट टाइगर देखने को मिलेगा। और पहली बार व्हाइट टाइगर दोस्तों रीवा में ही देखने को मिला था। तो दोस्तों केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी, जिन्होंने अप्रूवल दिया है कि मध्य प्रदेश के रीवा के जिले में भारत का सबसे पहला बाघ प्रजनन केंद्र खोला जाएगा, इसको अप्रूवल हम देते हैं। इस परियोजना को 2011 में ही यहां पे अप्रूवल मिल गया था, सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन थोड़ा डिले हुआ। अब इसे पूरी तरीके से फुली लागू किया जाएगा। तो गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाएगा, हमारे जहां से हमारा घर है उससे लगभग 25 किलोमीटर दूर। तो गोविंदगढ़ जो है मुकुंदपुर के सफेद बाघ सफारी के पास स्थित है, और ये सफेद बाघों की भूमि कही जाती है रीवा, लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स कहा जाता है। 1951 में गोविंदगढ़ के जंगलों में महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव और यहां पर उनके द्वारा मोहन नाम का एक अंतिम ज्ञात जंगली सफेद बाघ की खोज की गई थी। आप यहां पर देख सकते हैं। तो आप जब जाएंगे तो वहां पर म्यूजियम भी बना हुआ है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जो हाल ही फिलहाल में घटित हुए हैं। आइए देखते हैं। सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा बनेगा? तो ये गोरखपुर बना है। क्या बना है? गोरखपुर बना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कौन सा है? दोस्तों पाली राजस्थान में आपको ओम आकार का मंदिर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं, 12 प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में कितना योगदान दिया है? तो हाउ मच इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू यूएन रेगुलर बजट फॉर 2025? तो भारत ने 37.64 मिलियन डॉलर का यहां पे योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है। तो भारत यहां पर दोस्तों इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में इतना यहां पे योगदान दिया है, और यहां पर संयुक्त राष्ट्र के उन देशों में भारत शामिल हो गया है जहां पे पूरी तरीके से संयुक्त राष्ट्र के बजट में अपना योगदान देता रहा है, और टाइम टाइम पे ये इंक्रीमेंट होता भी रहता है। तो साथियों हाल ही फिलहाल में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपको संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड मैं पढ़ा देता हूं। तो हाल ही फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र की जो ऑफिशियल सांख्यिकी समिति है, यानी स्टैटिस्टिक्स जो कमिटी है, उस पे यहां पे भारत को शामिल किया गया है। इसके लिए बिग डेटा में भारत को शामिल किया गया है। दूसरा है जो न्यायमूर्ति मदन लोकुर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, तो ये संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष यहां पे अपॉइंट किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को यह मनाया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे मनाया जाता है। ट्रंप ने हाल ही में एलिस स्टेफनिक को संयुक्त राष्ट्र राजदूत के रूप में चुना है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। दोस्तों हाल ही फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख है गुटेरेस हैं, एंटोनियो गुटेरेस, इनको इजराइल ने प्रतिबंधित कर दिया है, बोला हमारे देश आना नहीं, हम आपको बैन करते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों हाल ही फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा करी कि 2025 का जो साल होगा वो क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए यहां पे ये वर्ष होगा। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। दोस्तों जितने भी हमारे प्यारे छात्र जुड़े हुए हैं, थोड़ा स्टडी कर एप्लीकेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, जहां पर आपको ठीक आधे घंटे के बाद इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, कोर्सेस एंड पीडीएफ, इंपॉर्टेंट कोर्सेस, ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलता है। 1 ईयर का टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ मिलेगा, 1000 आपको टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ मिलेगा। ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलता है। और आप अगर हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स को डाउनलोड करना चाहते तो कर सकते हैं। स्टैटिक जीके का आप ई बुक यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इतिहास का,
हर महीने का, जनवरी महीने का, और 12 महीने की करंट अफेयर्स की ईयर बुक भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टैटिक जीके बुक है दोस्तों, इसका पेज बाय पेज हम टेस्ट भी ले रहे हैं। इसमें टोटल 81 टॉपिक्स हमने कवर किए। आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग कल कह रहे थे कि नॉलेज फैक्ट्री सर आपने नहीं शेयर की, कभी कभार मिस हो गया, थोड़ा बहुत आपको तो पता है कि समय है, कई बार मिस हो जाता है, हम भी इंसान हैं। तो आज आपकी डिमांड पर भारत की ऐतिहासिक घटनाओं को पढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हो। मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे आप आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलो अगला है बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, कब स्टार्ट हुआ था? 1905 में स्टार्ट हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ढाका में हुई थी, 1906 में हुई थी। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट 1917 में हुआ था। मॉन्टेगू घोषणा 1917 में हुई थी। फिर है रोलेट एक्ट 1919 में हुई थी। और दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आशा करता हूं कि आपके 1 नंबर तो पक्के होंगे डेफिनेटली, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वैश्विक न्याय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? वेयर विल बी ग्लोबल जस्टिस समिट 2025 विल बी हेल्ड। तो वैश्विक न्याय शिखर सम्मेलन दोस्तों कहां पे होना है? ये दुबई यूएई में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहां पे? दुबई यूएई में होने वाला है वैश्विक न्याय शिखर सम्मेलन। देखिए, तो यहां पे हम बात करते हैं तो दुबई यूएई में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये अप्रैल में होगा। कब होगा? अप्रैल 2025 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, और यहां पे लगभग बात करें तो 2800 ऐसे शांति रक्षक होंगे, 10 नोबेल पुरस्कार विजेता होंगे, बहुत सारे जो ग्लोबल लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर हैं, वो सब इस कार्यक्रम में यहाँ पे शिरकत करेंगे। और इसका जो मकसद है जस्टिस के प्रति बात करना, कि पीस हो, शांति हो, पूरी दुनिया के जो देश हैं वो आपस में मिलकर रहें और सबको जस्टिस मिले, इसका ये उद्देश्य है। दोस्तों हाल ही फिलहाल में कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं, उन सम्मेलन को भी हम पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों भारत 2026 में 28वें कॉमनवेल्थ देशों के संसदों के अध्यक्ष और पदेन अध्यक्षों की सम्मेलन यानी CSPOC की मेजबानी करेगा। ठीक है, चलो विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। AI एक्शन समिट 2025 का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आई देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलियांस लागू हुआ है, इसमें भारत सहित कितने देश शामिल हैं? इंटरनेशनल बिग कैट अलियांस अभी फोर्स में आया है, इसमें भारत के साथ कितने देश शामिल हैं? तो टोटल 27 कंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे जो प्रजाति होती है ना, खासकर कैट की फैमिली, उन सबको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कैट की फैमिली में कौन कौन आते हैं? तो यहाँ पे टोटल 7 नेम आते हैं। जैगुआर आता है, प्यूमा आता है, लेपर्ड आता है, लॉयन आता है, टाइगर आता है, चीता आता है, स्नो लेपर्ड आता है। तो इन 7 को यहाँ पे बिग कैट अलियांस के तहत रखा जाता है। इनको बचाना, इनको संरक्षित करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। तो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलियांस ऑफिशियली तौर पर लागू हो गया है, ऑफिशियली यहाँ पे फोर्स में आ चुका है। तो यह एक जो है एक प्रकार की ट्रीटी है जो 27 इसमें शामिल है, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। इसमें निकारागुआ, एस्ताविनी, भारत, सोमालिया, लाइबेरिया ने फ्रेमवर्क समझौते पे अनुसमर्थन अभी रिसेंटली में दिया है। तो IBCA का उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियां जिनका नाम मैंने आपको बताया है, उन सबको यहां पे बचाना इसका उद्देश्य है। भारत को IBCA मुख्यालय के रूप में चुना गया है, तो हेडक्वार्टर कहां पर है? भारत में ही है। तो यहां पे IBCA को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर इसे यहां पे स्टार्ट किया था, शुरू किया था। अब बहुत सारे देश इसमें इस पहल को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो चमन अरोड़ा को दोस्तों डोंगरी भाषा में, किस भाषा में? डोंगरी भाषा में ये यहां पे दिया गया है। देखिए हालांकि बहुत सारे भाषाओं में ऑलरेडी दिया जा चुका था, डोंगरी भाषा में बचा हुआ था, अब इसकी घोषणा यहां पे हो गई है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो शुरुआत है
ये 1954 में हुई थी और साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी और 1955 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिए जाना शुरू कर दिए गए। क्लियर है? और ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो हमारी 8 शेड्यूल है, उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस में है, लेकिन दोस्तों उसमें राजस्थानी और अंग्रेजी को आप जोड़ दीजिए तो टोटल 24 भाषाओं में आपको यहाँ पे ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में, जो इन सभी भाषाओं में काम करते हैं। तो डोगरी भाषा में चमन अरोड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो चमन अरोड़ा को इकहोर अश्वत्थामा के लिए यहां पे सम्मानित किया गया है और इसमें इनको 1 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलेगा और एक ताम्र पट्टिका मिलेगी। यह आपको ध्यान में रखना है, 1 लाख रुपए का कैश प्राइज, नगद प्राइज मिलेगा। तो 8 मार्च 2025 को न्यू दिल्ली में अवार्ड दिए जाएंगे। डोगरी भाषा जो है कहां बोली जाती है? आपको हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर के कुछ यहां पे हिस्सों में देखने को आपको मिलेगी। दोस्तों डोगरी जो है जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से इंक्लूडेड है। तो डोगरी भाषा को कब शामिल किया गया था? 8वीं सूची में 2003 में इसे इंक्लूड किया गया था। जब संविधान बना था तब केवल 14 भाषाएं थी, फिर धीरे धीरे और भाषाएं जोड़ती गई हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में। अब टोटल 22 लैंग्वेजेस हो चुकी हैं ऑफिशियली। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब दिए? 1955 में। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। 22 भाषाओं में दिए जाते हैं, इसके साथ साथ अंग्रेजी और राजस्थानी में भी अवार्ड दिए जाते हैं। अब देखिए हिंदी में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका था, जब तक आई बाहर, ये कविता है जो गगन गिल की रचना है। अंग्रेजी में स्पिरिट नाइट्स उपन्यास को दिया गया है स्टीवन कीरे के द्वारा। स्टीवन कीरे को भगवान मी वातो ये कविता है, गुजराती में दिलीप झावेरी के द्वारा दिया गया है, दिलीप झावेरी ने लिखा है। अब यहां पे संस्कृत भी याद रखना, भास्कर चस्तिम जो कि कविता है दीपक कुमार शर्मा के द्वारा लिखी है। तो यहां पे आपको इंपॉर्टेंट ही मैं बता रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टाटा स्टील मास्टर 2025 जो कि शतरंज का टूर्नामेंट है, इस खिताब को किसने जीता है? तो देखिए इस खिताब को यहाँ पे आर प्रज्ञान आनंद ने जीता है डी गुकेश को हरा करके। अभी हाल ही फिलहाल में डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बने और वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया है। किसने हराया है? आर प्रज्ञान आनंद ने हराया है। इनकी जो वैशाली जी हैं बहन है, ठीक है। दिवित रेड्डी केवल 8 साल के हैं जिन्होंने वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप को जीता है, वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप को जीता है और ये दिवित रेड्डी साहब है। वी प्रणव ने हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स जीता है। क्या जीता है? चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स जीता है। किसने? वी प्रणव ने जीता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, भारतीय ग्रैंड मास्टर मेरे पीछे आप देख सकते हैं आर प्रज्ञान आनंद, तो वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को हराया है, टाटा स्टील मास्टर 2025 के खिताब को जीता है। और ये कंपटीशन कहां पे हुआ था? नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। दोस्तों आर प्रज्ञान आनंद जो है 2006 में विश्वनाथन आनंद के बाद ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। विश्वनाथन आनंद पहले व्यक्ति जिन्होंने जो पहले ग्रैंड मास्टर है। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हीं को मिला है। मेजर ध्यानचंद में 25 लाख रुपए की कैश प्राइज मिलती है और इसकी शुरुआत 1991-92 से हुई है। और विश्वनाथन आनंद भारत अभी चेस के वाइस प्रेसिडेंट भी है, चेस के वाइस प्रेसिडेंट भी है, ठीक है। चलो तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो चेस से रिलेटेड उसे पढ़ लेते हैं। तो मेरे पीछे आप इनियान पनीर सेल्वम को देख सकते हैं जो कि भारतीय ग्रैंड मास्टर है। हाल ही फिलहाल में इन्होंने नोवा जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीता है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का खिताब अरविंद चिदंबरम ने यहां पे जीत लिया है 2024 का। दोस्तों 10वां प्रश्न रहा, नस्ली सद्भाव की रक्षा और विदेशी हस्तक्षेप पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून किस देश ने पारित किया है? Which country has passed a new law to protect racial harmony and curb foreign interference? तो ये जो है कलर के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो सिंगापुर में ऐसा फैसला किया गया है कि अब रंग के आधार पर आप किसी के ऊपर मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो सिंगापुर ने नस्ली सद्भाव की रक्षा करने के लिए और विदेशी हस्तक्षेप से बचाने के लिए एक नया कानून इंप्लीमेंट किया है, लागू किया है, ठीक है। तो इस कानून के तहत जो यहाँ पे कलर बेस्ड एथनिक बेस्ड जो ग्रुप होते हैं जैसे कबीले या व्यवसाय संघों को विदेशी दान का खुलासा करना होगा और अधिकारियों को नस्ली सद्भाव को खतरा पहुंचाने वाली सामग्री के खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई करने का भी अधिकार दिया गया है। दोस्तों सिंगापुर की हम बात कर लेते हैं। तो सिंगापुर कहां पे है?
तो अगर आप इंडोनेशिया को देखें, अपने आपके दिमाग में बैठा होगा, मैंने कई बार बताया साउथ ईस्ट में, तो इंडोनेशिया के ठीक ऊपर आपको सिंगापुर देखने को मिलेगा। बहुत तेजी से इंडोनेशिया ने अपने आप को वर्ल्ड के बेस्ट कंट्रीज में रखा है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर है, प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग है, थरमन शनमुगारत्नम यहाँ के राष्ट्रपति हैं, सिंगापुर डॉलर यहाँ की वर्तमान में करेंसी है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बैडमिंटन में महिला एकल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेल में अनमोल खरब ने जीता है। किसने जीता है? अनमोल खरब ने। ये कहां पे हो रहा है 38वां राष्ट्रीय खेल? उत्तराखंड में हो रहा है। और दोस्तों मौली इसका आधिकारिक शुभंकर है, जो कि एक प्रकार का बर्ड, एक प्रकार का पक्षी है। 37वां राष्ट्रीय खेल कहां पे हुआ था? पिछली बार गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था 37वां राष्ट्रीय खेल। और 38वां कहां पे हो रहा है? यूनाइटेड किंगडम ने उत्तराखंड में हो रहा है। ठीक है, तो 38वां राष्ट्रीय खेल जो है, हरियाणा की शटलर है अनमोल खरब, इन्होंने महिला एकल में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं पे के सतीश जो है तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तो ये यहाँ पे मैं सिंगल्स टाइटल ये जीत चुके हैं। दोस्तों पुरुष युगल में कर्नाटक के नितिन एचवी और प्रकाश राज एस ने गोल्ड मेडल जीता है, तो मेंस डबल्स में खिताब जीता है। ठीक है, और यहाँ पे बास्केटबॉल कंपटीशन हुआ है, तो तेलंगाना की जो महिला है उन्होंने बहुत ही अलग परफॉर्म किया, गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है। ठीक है, वहीं पे पुरुष वर्ग में मध्य प्रदेश ने यहाँ पे बास्केटबॉल प्रतियोगिता को जीत लिया है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल जो हो रहे हैं 28 जनवरी स्टार्ट हुए, 14 फरवरी तक चलेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अगर आते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा। 12 नंबर का प्रश्न है, वाटरशेड यात्रा की शुरुआत किसने करी है? हु हैज लॉन्च द वाटरशेड यात्रा? तो वाटरशेड यात्रा यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान ने की है। भारत के वर्तमान में कृषि मंत्री या फिर आप कहिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, यह है मामा जी। मामा जी जो है पहले एमपी में चुनाव जीते, लेकिन इनको केंद्र में बुला लिया गया। भारत के वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। तो इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किया है। कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इसकी थीम है जल लाए धन धान्य। क्या है? जल लाए धन धान्य इसकी थीम है। ठीक है, तो इस कार्यक्रम के तहत क्या होगा दोस्तों, यहां पे बहुत सारे संरचनाएं बनाई जाएंगी, स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे मेड़ बांध बनाए जाएंगे, खेत तालाब बनाए जाएंगे, चेक डैम बनाए जाएंगे, बहुत सारी संरचनाएं बनाई जाएंगी। तो बेहतर काम करने वाले प्रोजेक्ट्स को 20 लाख रुपए इसमें पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहां पे आपके 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं 27 मिनट में। हम यहां पे आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अब बारी यहां पे ट्रिपल आर की, जहां पे जनवरी महीने के करंट अफेयर्स का यहां पे रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तामू लोसार महोत्सव कमेंट बॉक्स में बताइए किस देश में मनाया जाता है? तो ये नेपाल में मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है? नेपाल में। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी कितनी यहां पे दर से बढ़ेगी? तो 6.6% से बढ़ने वाली है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया? तो $700 बिलियन भारत का फॉरेक्स रिजर्व हो चुका है। 1 जनवरी 2025 से किस देश ने बुर्का पे बैन लगा दिया? स्विट्जरलैंड ने फैसला किया है, 1 जनवरी से बुर्का पे बैन लगाया है। शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 के फीडे विश्व ब्रिड्ज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर सही क्या होगा। दोस्तों यहां पे एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, रिवीजन एक्सरसाइज। कल जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। भारतीय निर्यात 2023-24 पे कितना पहुंच गया है? तो ये $778.21 बिलियन भारतीय एक्सपोर्ट पहुंच चुका है। बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर है बार्ट डी वेबर। नेक्स्ट है विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी पहली बार कौन सा देश कर रहा है? तो भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत पहली बार मेजबानी कर रहा है। चावल की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा करी है? तो फिलीपींस ने इसकी घोषणा यहां पे करी है। किस राज्य सरकार ने मराठी को सरकारी ऑफिसों में अनिवार्य कर दिया है? तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। पंजाब जेल ओलंपिक 2025 की शुरुआत कहां पे हुई है? पटियाला में हुई है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है जो 4 दिन की भारत की यात्रा पर आए? तो इनका नाम है फिलेमोन यांग। क्या नाम है? फिलेमोन यांग नाम है। वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कहां पे हुआ है? तो चांदीपुर में हुआ है, चांदीपुर उड़ीसा में। नेक्स्ट है बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के नए महानिरीक्षक आईजी कौन बने हैं? तो इनका नाम है शशांक आनंद। अगला प्रश्न है फोर्ब्स की दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट पे पहले स्थान पे कौन सा देश है? अमेरिका है। भारत का स्थान इसमें 12वां है, भारत इसमें 12th प्लेस पर है। तो प्यारे दोस्तों, आज का सवाल है आप लोग के लिए, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां पे खोला जाएगा? इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट बॉक्स पे देना। और आपके लिए एक तस्वीर दिख रही है, आपको बताना इनके पास कौन सा मंत्रालय है। कमेंट बॉक्स पे आप सभी रिप्लाई करना। और जितने भी छात्र स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जहां पे 50,000 प्लस डाउनलोड्स हैं। टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, इंपॉर्टेंट कोर्सेस, डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, टेस्ट पास, ये सब कुछ अवेलेबल है। दोस्तों आप ई बुक सेक्शन में आप जाते हो तो 1800 हमने करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च करी है, जिसमें 13 महीने के 1800 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो करंट अफेयर मंथली हाफ ईयरली पैकेज में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी सभी विषयों की ई बुक से आप प्रिंट आउट निकाल के इसमें इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और 5 फरवरी का रिजल्ट है दोस्तों, जो आपने यहाँ पे टेस्ट दिया, ये 4 फरवरी होगा, यहाँ पे 6 फरवरी होगा, माफ कीजिएगा 5 फरवरी होगा। तो 5 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर का टेस्ट का रिजल्ट है। आइए देखते हैं। मयूर पाटिल यहाँ पे टॉपर है, अतिक अंसारी, अनिल साहू, शैलेंद्र, सुमन देवी, सिद्धार्थ गौतम, ऋचा त्रिपाठी, आदित्य प्रजापति, लक्ष्मी कुमारी और मैं। कांग्रेचुलेशन, ठीक है। तो आप सभी टॉपर हैं। टेस्ट पास में जाइएगा, जहां पे 4000 प्लस टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। एसएससी, यूजीसी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, सीमेट, रेलवे, सब एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप यहां पे टेस्ट पास पे जाएंगे, वहां पर आपको टेस्ट देने को मौका मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स वीडियो शेयर करता हूं। आपने देखा होगा स्टैटिक, करंट अफेयर से टॉपिक से रिलेटेड, बर्निंग टॉपिक से रिलेटेड। आप जीके जीएस के फाउंडेशन कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं, जहां पे वर्ग 2, व्यापम, एमटीएस सभी के लिए है। और एमपी टेट के बहुत बेहतरीन टीचर है वैभव सर, जो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, आपके मैथ्स के टीचर है। व्यापम फाउंडेशन कोर्स हमने लॉन्च किया है। एसएससी हमने लॉन्च किया, मैथ प्लस रीजनिंग कोर्स रेलवे। और इंग्लिश तो आपको पता है अनुपम सर कितनी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो आप एप्लीकेशन में जाकर के यहाँ पे इनके पूरे कंप्लीट कोर्स को पढ़ सकते हैं। वो आपको भी डेली सेशन तो दे ही रहे हैं। और रीजनिंग जो है हमारे प्रवेश सर पढ़ा रहे हैं, आप रीजनिंग के फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। और आज बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, जैसे वर्तमान में कौन क्या। और आज सुबह 10 बजे बुक्स एंड ऑथर का एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा। फिर शाम को 6 बजे अनुपम सर की क्लास होगी। तो आप सभी पूरे दिन एक्टिव रहिएगा और पूरे क्लास को यहां पे पढ़िएगा। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।